नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक मरतबा फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन आते ही जम्मू कश्मीर यूटी में जल्द चुनाव करवा दिए जाएंगे और साथ साथ ये भी कहा है कि उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। ये पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन इस बार जिस अंदाज में ये स्टेटमेंट दी गई है, सभी सियासी जमातें हरकत में आ गई हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हम भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर राशिद चौधरी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी हैं और कहा जाए तो फायर ब्रांड लीडर है बीजेपी के। विक्रम जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोनू जी, आपको क्या लगता है कि साहब का बयान था पार्लियामेंट में जी, तो ये तो काफी दफा पहले भी ये कह चुके हैं, जब 5 अगस्त 2019 को भी इन्होंने कहा था। तो लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, देखिए ये हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। सरकार तो बननी चाहिए, लोगों के नुमाइंदे चुन के आने चाहिए, लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो कल उन्होंने बयान में कही हैं, उसके ऊपर भी आज एक सवालिया चिन्ह है कि इस तरह से हमें यह बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि स्टेटहुड दे देंगे, स्टेटहुड दे देंगे। भाई बात यह है कि हम पर कोई एहसान तो करना नहीं है, कोई नई चीज तो हमें देनी नहीं है। हम ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने किया, जो जम्मू कश्मीर के हक हकूक को छीनने का काम आपने किया और जिस तरीके से किया, जम्मू कश्मीर को जेल में बदल के, तो आज तक इस वाकया को 3 साल होने वाले हैं। तो 3 साल में मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कोई नया दौर आ गया? जम्मू कश्मीर का कोई भला हो गया? आज कश्मीर की, चलो अगर हम जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में आप देख लीजिए, तो लोगों का विश्वास जो था डेमोक्रेटिक सेटअप पे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं कि तोड़ा है 5 अगस्त 2019 को जो किया है। सो ये तो समय की पुकार है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए गए हैं, तो मैं उसके ऊपर आज कोई बात क्यों नहीं करते कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और महाराजा साहब की रियासत जो थी, इसको ले को अलग कर दिया गया और हमें यूटी में तब्दील कर दिया गया और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे वो इलीगल तरीके से हमसे छीन लिए गए हैं। हमारी जिदोजहद ये है स्टेट, और जिस तरह से अमित शाह साहब कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब, कि हम इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को आपको खैरात नहीं देने वाले हो। जम्मू कश्मीर के साथ जो महाराजा हरि सिंह को अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब 1931 को शहीदी दिवस आप मनाते हैं, तब आपको महाराज ठीक नहीं लगते हैं, और अब जब 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, तो आपको महाराज की रियासत याद आ रही है। देखिए ऐसे है कि आप जहां तो कह दीजिए ये रियासत महाराजा साहब की नहीं है जी। मैं आप इसे पूछना चाहता हूं ना, अब आप अगर आप कह दें, हम तो पहले भी कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह दें कि ये रियासत महाराजा साहब की नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा। ये अगर आप इस बात को डिनाई कर दें कि ये महाराजा साहब की ये रियासत थी, और 370 जो हमें मिला था, जो आप कहते हैं ना कि 370 में संच्छेद किया, 370 विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला था, और उस वक्त भी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो होम मिनिस्टर थे देश के, उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था। और महाराजा साहब का हस्तक्षेप था, महाराजा साहब की मर्जी से 370 था ना। महाराजा साहब तो उस वक्त राजा थे, तो हम ये बात कैसे नहीं आज कहेंगे कि महाराजा साहब की रियासत है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कहते हैं कि ये बात नहीं कहनी है, कि आप अगर डिनाई करते हैं कि ये रियासत नहीं है महाराजा साहब की, तो मैं आगे से कभी नहीं बोलूंगा। इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। चलिए विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकार गंभीर है, यूनियन गवर्नमेंट गंभीर है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और पॉपुलर गवर्नमेंट आए और जो नौकरशाही इस वक्त हावी है उसका प्रभाव खत्म हो? देखिए विनोद जी, लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, और लोकसभा के अंदर अगर देश के गृह मंत्री कोई टिप्पणी करते हैं, कोई बात रखते हैं, तो आपको या देश के किसी भी नागरिक को उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो एक ऐतिहासिक कदम उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लिया गया और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, धारा 370 जिसको लेकर खास करके कश्मीरी हुक्मरानों ने हमेशा केंद्र की सरकारों को ब्लैकमेल करके जम्मू कश्मीर को ही तबाही के रास्ते में डाला और केंद्र की सरकारों को लूटा, जितनी भी सरकारें आई। लेकिन यकीनन उस वक्त भी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस आया है, रिफॉर्म्स लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक मजबूत यूटी की तरफ, जम्मू कश्मीर को बढ़ाने की तरफ हमने कदम बढ़ाया है, इसलिए हमने इसको अलग किया। और लद्दाख की तो शुरू से डिमांड रही है, लद्दाख के लोग तो हमेशा जम्मू को अपना दूसरा हाउस मानते रहे हैं, उनको भी तो कश्मीरियों ने लताड़ा, वो भी तो कश्मीर से निजात पाना चाहते थे, और उनकी शुरू से डिमांड थी कि हमें इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाओ, और जो उनकी डिमांड थी उसको मद्देनजर में रखा। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम केंद्र सरकार ने देखा कि बदलती हुई परिस्थितियों में
लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए और केंद्र का पूरी तरह से नियंत्रण यहाँ पे मजबूत रहे, मुझे लगता है उस वक्त यूटी बनाना बड़ा बेहतरीन कदम था। अलबत्ता कल जो माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए विशेष फोकस जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया है, वो सराहनीय कदम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि विरोधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, हमारी कथनी और करनी में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अगर हमने कहा, हमने करके दिखाया। हमने घोषणाएं की, अगर स्कीमें लॉन्च की, वो स्कीमें विधिवत जमीनी स्तर पे लॉन्च हुई और लोगों को उसका फायदा हुआ। कोई भी, चाहे जनधन योजना से लेके वर्तमान में आप ले लो जो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना है, और ऐसी सैकड़ों योजनाएं। विक्रम जी, आपने काफी समय लद्दाख में दिया और आपको पता होना चाहिए कि अब लद्दाख के लोग भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, वो यूटी नहीं डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहां खड़ी हुई है। मैंने लद्दाख के अंदर बड़ा विस्तार से काम किया है, हालांकि मेरा संगठनात्मक शैली पे काम था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं था, लेकिन यकीनन ये लद्दाख के लोगों की एक पुरजोर मांग रही है। लग रहा है कि हमारा वो पॉलिटिकल वजूद लगभग खत्म है, क्योंकि हिल काउंसिल पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, और जिस पद्धति पे हमारा सांसद वहां काम कर रहा है, इतना आसान नहीं होगा और आने वाले समय में लोकसभा लद्दाख की भारतीय जनता पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से छीनना। और उन परिस्थितियों में मुझे लगता है वहां पे एक जो पुराने लोग हैं उन्होंने ग्रुप बना लिया है कि केंद्र की सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी डिमांडें रख दो कि बड़ी ना मानते 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 छोटी एक दो डिमांडें हम मनवा लेंगे। अलबत्ता मुझे लगता है कि केंद्र सरकार सबको विश्वास में लेके चलने में कामयाब हो रही है और विश्वास रखती है, और आने वाले दिनों में यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी डिलिमिटेशन कमीशन का अपना प्रोसेस लगभग खात्मे की तरफ है, और उसके बाद जो भी एक 90 सीटों का फ्रेमवर्क सामने आता है, नक्शा आता है, उसके मुताबिक यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने संभव है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से ये टाल क्लेम करती है कि 370 में संशोधन के बाद से बड़ा सुधार आया है, आतंकवादियों पर कमर कसी गई है, आतंकवादियों को कर्टेल किया गया है, अलगाववाद समाप्त हो गया, पत्थरबाजी समाप्त हो गई है, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जैसे ही अमन बहाल होगा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए विनोद जी, आज गृह मंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसका आपने जिक्र किया। दूसरी स्टेटमेंट एक और भी आज है, जो डिसीजन भी है कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आसाम वगैरह एसोसिएटेड स्टेट्स में, उसमें एरिया जो है वो रिड्यूस किया गया है। अब सवाल ये है कि या वहां हालात क्या सामान्य हुए तो ही तो रिड्यूस किया गया? अगर ऐसा है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में इनके अकॉर्डिंगली हालात खराब हैं तो ही तो ऐसा नहीं हुआ है। मिलिटेंसी ये आंकड़े दिखाते हैं कि ठीक है, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, उसमें किसी सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रह सकता है, और पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, मैं मानता हूं। मगर एक बात मानने की है कि वो जो क्लेम, टॉल क्लेम्स थे कि इसको पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, लाल अंक दिखाएंगे, क्रश हो जाएगा, बॉर्डर्स किसके पास हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो थे उस पे बीजेपी कटेरे पे खड़ी होती है। आपने हाल ही में देखा कि स्टोन पेल्टर्स जो है वो अरेस्ट हुए और बेल्स हुई और कुछ की नहीं हुई। अक्का दुक्का इंसिडेंट्स, स्ट्रेटेजी बदल सकती है, मगर वहां यह भी सोचना पड़ेगा जहां स्टोन पेल्टिंग कंट्रोल में आई है, मैं इस बात को मानता हूं, वहीं हम जो सिलेक्टिव किलिंग है वो 90s के दशक में पीछे चले गए, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग हुई। तो ये मिलिटेंसी पे भी जो टॉल क्लेम है वो नहीं, फेलियर है। और दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि 370 तोड़ने के बाद कहा कि ऐसा हो जाएगा और गवर्नर रूल के अंडर इलेक्शन करवाना चाहती है, तो स्टेटहुड क्यों बाद में देना चाहती है बीजेपी? सवाल यह है कि बीजेपी क्यों स्टेटहुड बाद में मिले और इलेक्शन पहले हो जाए? उसका सीधा सा जवाब यह है, पॉलिटिकल आदमी समझता है इस बात को, क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि मैंने जो काम किया है, रातों रात अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट किया है इंडियन डेमोक्रेसी के नाम पे, जो वो हिस्टोरिक है, उसको छुपाने के लिए, क्योंकि अगर स्टेट पहले दे देते हैं तो इलेक्शन जो है वो एक और डायरेक्शन में जाएगा। और आज की डेट में जो यूपी के बीच में मॉडल करना है, किस
आइडेंटिटी को किसके साथ लड़ाना है, बढ़ाना है, उस मॉडल पे बीजेपी काम कर रही है। वो मॉडल संभव नहीं हो सकता अगर स्टेटहुड पहले दे दिया जाए। गवर्नर साहब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं, कभी इसको कभी उसको। एक गवर्नर आए, उन्होंने सामने स्पष्ट कर दिया मेरे को 200 करोड़ की रिश्वत, 300 करोड़ की रिश्वत दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो था उसकी रिक्रूटमेंट का स्कैम, कितने स्कैम हुए। अब ये गवर्नर आए, इन्होंने, इनकी वो कहावत है जैसे कि एक किसी गिलहरी की और लिजर्ड की, जिसको छपकली करते हैं, उनकी दोस्ती हो गई थी। वो गिलहरी जो थी उसके घर पे लिजर्ड आती थी और वो खाती पीती थी, देखती थी। और एक दिन गिलहरी को लिजर्ड ने इनवाइट कर लिया। अब लिजर्ड के घर में गया तो वो इधर से उधर घूमता है, उधर से उधर घूमता है। जैसे गवर्नर साहब कहते हैं इतने लोग आ गए, इतनी जमीनें बेच की, इतनी प्रॉपर्टियां होगी। कल की स्टेटमेंट है संसद में कि अभी तक जम्मू कश्मीर में 34 लोगों ने, केवल 34 लोगों ने भूमि जो है वो यहां खरीदी है और निवेश इनका हवा में है। तो अब वो गिलहरी जो लिजर्ड है उसके घर में कुछ था नहीं, तो उसने जब पूछा भाई तेरे पास क्या है, कहती ना इन्वेस्टमेंट आई है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिक्विड माफिया, टोल माफिया यहाँ पे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। और उन्हें हिंट भी दिया, जो परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट रोल है उसमें साफ झलकता है कि ब्यूरोक्रेसी ने हाथ लगाया है। कतई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना टेम्परामेंट होता है काम करने का, वो अपने ही माइंडल साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी ब्यूरोक्रेट जो है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कर रहा है। हम भी सेक्रेटरी में होते हैं, हम भी सचिवालय में लोगों के काम लेके जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी आए होते हैं, बीडीपी के लोग भी आए होते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीनन दिला सकता हूं कि केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के प्रति एक जो सकारात्मक रवैया है वो जम्मू कश्मीर को मजबूत राज्य बनाने के लिए है। यहाँ पर सिर्फ हम केंद्र में इसलिए हमारी सरकार बने ऐसा नहीं है, हम आइडियोलॉजिकली लोगों के बीच में हैं, हम आइडियोलॉजिकली लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं। हम सिर्फ इसलिए वोट मांगने नहीं जाते कि केंद्र में हमारी सरकार, आप हमें वोट दीजिए। आप देख सकते हैं कि आज भी जमीनी स्तर पे अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आपको कार्यकर्ता दिखेगा। बाकी इनके 5-6 लोग कहीं निकलेंगे, वो कहीं पुतला फूकेंगे। पीडीपी के लोग हैं, जब मैडम जम्मू में होती है तो ये लोग कार्यालय दिखते हैं, अदरवाइज ये लोग कार्यालय में नहीं दिखते हैं। तो यकीनन एक जो असमंजस स्थिति इन लोगों के लिए बनी हुई है कि करें तो क्या करें, क्योंकि करने को है कुछ नहीं। केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रहा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बेहतरीन निर्णय ले रही है डेवलपमेंट को लेकर आने वाले दिनों में जो घोषणाएं हो रही हैं, जो निवेश को लेकर है, गल्फ कंट्री से यहाँ निवेश आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको देखना चाहिए। अलबत्ता जिस तरीके से कल गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा है, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं विनोद जी, आने वाले समय में बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। जहां तक मेरे भाई रशीद साहब कह रहे थे कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से 5 अगस्त 2019 को एक कदम उठाया और धारा 370 को उखाड़ के फेंका। लोकसभा के अंदर हमारे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खुल के कांग्रेस से कहा है कि आप क्यों गुरेज करते हो। कांग्रेस ओपनली बोले ना कि हमें सरकार में लाओ, हम 370 वापस लाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आप लोग कहां खड़े हो। ये 370 की डिमांड में सड़कों पे ना उतर सकते हैं, ना बयान दे सकते हैं। दबीबाद में कहीं फारूक अब्दुल्ला या मैडम महबूबा मुफ्ती फिर भी बोल देते हैं, लेकिन कांग्रेस आज तक ये बात नहीं बोल पाई कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 को लाएंगे। लेकिन ये यकीनन है कि जो हुआ है बेहतरीन हुआ है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए और भी बेहतरीन होगा। पहले आपने कश्मीर की आवाम को बरगलाने के लिए कहा कि 370 वापस लाया जाएगा, हालांकि उसमें अमेंडमेंट हुई है, 35 से वापस लाया जाएगा। अब आप पब्लिक के बीच में ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव रेफरेंडम होंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। आप बरगलाने की राजनीति करते रहेंगे? देखिए ऐसे है विनोद जी कि बरगलाने की बात तब होती है कि अगर हम एक बार बात करके तो चुप कर जाएं। जी। हमारा कोर एजेंडा है, जैसे अभी मेरे बड़े भाई विक्रम रंधावा साहब ने कहा, कभी कभी कहते हैं भाई, हम तो श्रीनगर में भी कहते हैं, जम्मू में भी कहते हैं, और हमें फक्र है हमारे लीडर पर कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफिस की मीटिंग में, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई आल पार्टी की, तो उसमें भी कहा है कि 370-35 से नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात जो भी आपने कही है कि रेफरेंडम होगा, आज भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि अगर वाकया जम्मू कश्मीर इनको प्यारा लगता है, वाकया अगर जम्मू कश्मीर तो रियासत को तोड़ के यूटी बनाया क्यों गया? तो अगर आप देना चाहते हो तो आपको रोक कौन रहा है? आप मुझे बताइए, आप चाहते क्या हो करना? जहां तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019, मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 हमारे इस मुल्क की जो हमारा आजाद हिंदुस्तान, जब इस इंडिया की जो डेमोक्रेसी के ऊपर है, वो भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेटिक सेटअप को तोड़ के एक नई मिसाल, एक नया बात उन्होंने सदन में की है। और जितना लोकतंत्र का मजाक
अभी बात की जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर है, कोई शक नहीं है, पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है। और जिस तरह का झूठ 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में बोला गया, लोकतंत्र के उस मंदिर में बोला गया, जिस तरीके से, आप मुझे बताइए, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप राज्य की बात करते हैं, आप वोट की बात करते हैं, आपने 3 चीफ मिनिस्टर फार्मर उनको जेल में डाके रात को 4 अगस्त और 5 अगस्त दरमियानी रात को, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी कहना कि अगर चीफ मिनिस्टर इन्होंने अंदर डाले थे, वो 3 फार्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्या, उनके ऊपर भी इनको एतबार नहीं था जिनके साथ उन्होंने सरकारें चलाई थी। ये एक सीधी सी बात है कि अपोजिशन को जेल में डाल के भारतीय जनता पार्टी राज करना चाहती है। ठीक है, आप अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, लेकिन आने वाला वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज वो मसला है कि भाई अगर हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओगे, जम्मू में लोगों से बात की जाती है ना कि हमें अगर जिताओगे तो अब मुझे तो यह डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हमें अब 3 म्युनिसिपलिटियों में ना बांट दे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बना सकते हैं ना। यहाँ इन्होंने भी लद्दाख की बात की, इन्होंने कहा हमारे सांसद वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी सांसद ने लेटर लिखी है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, होम मिनिस्टर साहब को भी, कि हमारी जमीन और हमारी जो नौकरियां हैं वो हम बाहर के लोगों को नहीं जाने देंगे। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ इस बात पे मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि उन्होंने लिखी है। विक्रम एक बात क्लियर होने वाली है, दो रह गई है। आज क्या ऐसी बात पड़ गई है, इन्होंने कहा जी, वो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं। लद्दाख में तो आज भी एजिटेशन है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, यूटी तो वो भी नहीं मानते हैं। आज कारगिल में मुझे आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है कि ये धर्म को धर्म से लड़ा के, ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ा के, मुस्लिम को सिख से लड़ा के चलाना चाहते हैं, और ये ज्यादातर कामयाब नहीं होंगे। विक्रम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो प्रस्ताव पारित करेंगे 370 और 35 की वापसी की। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में इस पूरे प्रोसेस को बीजेपी ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसके मुतालिक अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स इस्तेमाल किए, बड़े सोच के, बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से किए, है ना, जिस तरह से हुआ। और ये मामला सब जुडिस भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मुझे लगता है कि जब फुर्सत लगेगी और जब प्रोसीजर उनके पास आएगा, जैसे उनकी मंशा है, कुछ परिणाम उसका आने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि क्या है और हमें भी पता है कि क्या है। जहां तक हमारी अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमने एआईसीसी रेजोल्यूशन में हर वर्ड 3 पेज में एक्सप्रेस करके, एक्सप्लेन करके क्लियर किया। स्टेट का तो बीजेपी की चिंता है, बीजेपी को एक ही चिंता सताई जा रही है, अगर ये हाउस होता या सरकार होती तो ये काम हो नहीं सकता था। उन्होंने जब गवर्नर रूल में ये काम किया, गवर्नर को अज्यूम किया है, अजम्पशन पे काम हुआ है कि सारी पावर्स गवर्नर के पास है और ऐसा ऐसा कर लो, उसी पे तो सारा सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रहा है और वही केस चल रहा है। अब अगर हमारी सरकार आती है, मेजॉरिटी सरकार आती है कांग्रेस पार्टी की, या कोई भी और सरकार आती है बीजेपी को लगता है, तो सर्टेनली डेफिनेटली इस पूरे इश्यू को बीजेपी को थ्रेटनिंग है, क्योंकि वो असेंबली जो है वो उस वक्त का हाउस क्या डायरेक्शन लेगा, वो उसका ना तो मैं अभी चीफ मिनिस्टर हूं, ना लीडर ऑफ हाउस हूं, ना कोई और हो सकता है, ना रंधावा साहब, ना आप, ना मैं उस पर टिप्पणी कर सकते हैं जो चीजें होने वाली हैं इन फ्यूचर। बट सर्टेनली डेफिनेटली जिस तरह से ये हुआ है वो एक बद्दा मजाक है, और ऐसा बद्दा मजाक है कि जो प्रोसीजर, जो कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का रूल बुक में लिखा है, उसमें से एक भी चीज फॉलो नहीं की गई है, और इस तरह से देश की धज्जियां उड़ाई है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है, जम्मू जैसा पीसफुल रीजन गई तो वादा किया गया कि डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, जो अभी भी कह रहे हैं। मैंने भूमिका बताया 34 लोगों ने किया, निवेश का आंकड़ा भी दे देता हूं, 750 एप्लीकेशंस इनके पास इंडस्ट्रीज की अवेलेबल हैं कि भैया जमीन दे दो, रियल एस्टेट के पैकेजेस दो, और अभी इंडस्ट्री टोटल हमारे पास 21 जो है एप्लीकेशंस अप्रूव होके आ गई हैं। आप 2013 से पहले का मैं आंकड़ा देता हूं, टोटल जो मेजर नेशनल डेवलपमेंटल इंडेक्स हैं, जिसमें हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, टूरिज्म होता है, वगैरह वगैरह सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर, उसमें से गुजरात और जेएंडके को अगर कंपेयर किया जाए, मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, तो 17 इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर गुजरात से आगे था, और 13 में जो है गुजरात हमसे आगे था। तो ये स्टेटस था, 4 का डिफरेंस। गुजरात जैसे स्टेट जिसको मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल, उसके साथ था, बाकी को तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्थ छोड़ के साउथ इंडिया को। अब क्या हाल है हमारा, वो भी आपको पता है, एवर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में। आप प्राइस राइज की हालत देखिए, एवर हाईएस्ट इन्फ्लेशन जम्मू एंड कश्मीर में। आप यहां पे लोग त्रास कर रहे हैं, सेंट जो माइनिंग माफिया वो हम पे थोप दिया, लिक्विड माफिया भी पिछले दिनों देखिए क्या क्या चाले और हाले हुई। आप यहां जो हमारी भूमि है, जो हमारे रोजगार हैं, एक 4th क्लास एप्लीकेशन पिछले जो कोर्ट की रिक्रूटमेंट वगैरह वगैरह हुई, वहां से कहां से लोग आए हैं, क्या हुआ, वो सबके सामने है। हमारे जम्मू, खासकर जम्मू रीजन,
को जो है, क्योंकि हम पहला फ्रंट हमने फेस करना है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, हमें फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे वो हवा में हैं और उनसे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई ऑनर जो था हमारा उसको ठेस पहुंची है। और इसके लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी हमें अगर जम्मू के लोगों को खासकर बेवकूफ बनाना चाहती तो हम सॉरी, लोग ऐसा करेंगे नहीं। भले ही मुझे लगता है कि वो किसको अडॉप्ट करे किसको नहीं करे, बट चेंज इज ऑन द कार्ड। डर है आपको विक्रम जी, डर है आपको? 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे लगता है पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिल के लोगों ने जो पीएजीडी बनाया था और डीडीसी का चुनाव इकट्ठे लड़ा था, ये लोग भुगत चुके हैं। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कैसे ऑथेंटिकेट किया वो डीडीसी के चुनावों ने बता दिया था। हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुनाव लड़े थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भी आए थे। लेकिन ये यकीनन है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम बहुत मजबूत हैं, केंद्र सरकार बहुत मजबूत है। जिन 4 स्टेटों में हमने पुनः सरकार बनाई है वहां विकास के नाम पे हमने सरकार बनाई है, वहां आइडियोलॉजी को अपने लोगों के बीच में लेके गए तब जाके सरकार बनाई है। अलबत्ता अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वजूद बचा नहीं है, ना पीडीपी का है ना कांग्रेस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस आड़ में है कि ये इन उसकी किटी में आ जाए और उनके इशारे पे चले। आप देखिएगा विनोद जी, आने वाले दिनों में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए भी प्रमाणित करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। लेकिन आपको डर नहीं लगता है, भयभीत नहीं होते हो आप? कतई भी नहीं। हम लोगों के बीच में जम्मू के लोगों की नब्ज टोलते हो। जब आप वो काल देखते हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आउटलेट्स के लिए खिलाफ निकाली थी और कितनी जबरदस्त बंद रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी काल के अलावा कोई काल देगा और जम्मू बंद रहेगा। जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अधिकतम सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्या पता उसमें उन लोगों की भी उसमें राय बनी होगी कि ये जो कदम है गलत उठ रहा है। हो सकता है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बोलेंगे, ज्यादा सदस्य है। अलबत्ता जो उन्होंने किया वो उनको मुबारक है, लेकिन डर वाली बात तो कितने भी नहीं है। हम बड़ी मजबूती से हैं। रोज यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ज्वाइनिंग्स हो रही है। रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नौजवान आप ज्वाइनिंग की बात करते हो तो लोग फिर मजाक भी उड़ाते हैं, आप डराते हो तो फिर ज्वाइन कराते हो। नहीं, हमने किसको डराना है? गुलाम नबी आजाद साहब का भतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आता है। उसको किस बात के लिए डराया था? हमने किस बात से डराना है? उसने खुद बोला है कि मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन हूं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही देश को कहीं सही रास्ते पे लेके जाने वाले नेता है और मैं उनकी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं डराने वाला या डरने वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं। जी वीरेंद्र जी, एक तिरंगे वाला स्टेटमेंट आता है कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं आएगा। फिर एक स्टेटमेंट आता है कि बच्चे वहां पर टॉफी लेने जा रहे थे। ये 2 स्टेटमेंट को लेकर के आप पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे? देखिए, ऐसे है कि बयान जहां तो पूरा सुनना चाहिए या पूरे बयान के कंटेक्स्ट पढ़ने चाहिए। दुख होता है, सुनिए, आपने ठीक है सवाल किया है कि जब बीच में से 2 लाइनें निकाली जाती है, ना आगे वाली बात की जाती है ना पीछे वाली भी बात की जाती है। जहां तक बात है तिरंगे को कंधा देने की, जो आपने भी बात की है, आप मुझे बताइए कि आप जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की इस देश के प्रति सिंसियरिटी और उनकी नेशनलिटी पर शक कर सकते हैं? जो शख्स हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा हो और पूरी सियासी जीवन में उनके ऊपर एक एलिगेशन ना हो, आप उनकी नेशनलिटी पे शक करते हैं? आप बात किया महबूबा जी की, मुझे आप बताइए। सुनिए, महबूबा मुफ्ती की कर रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुनिए, आपने सवाल किया, मैं पूरा जवाब आपको दूंगा। जब महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए, इनके साथ हम चले तो हम नेशनलिस्ट हैं। जब हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब धोखा करना चाहती है तो हम एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हम नेशनलिस्ट कितने हैं कितने नहीं, जनता जानती है। आपको याद होगा कश्मीर में जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तो तिरंगा झंडा मुफ्ती साहब ने उस वक्त उठा के रखा। आज मुझे बताइए कि आज हमसे सवाल कौन करते हैं? सुनिए, आज में उनको होम मिनिस्टर भी बनाया। नहीं, होम मिनिस्टर वो कांग्रेस के होम मिनिस्टर वो यूपी दूसरी जनता दल ने बनाया था, कांग्रेस में नहीं बने थे होम मिनिस्टर। हम ये कहते हैं कि हमारी नेशनलिटी पे शक करना जो है ना, तो जिसका जो स्वभाव वो करे जाए, लेकिन वी आर इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारे ऊपर तो ये बात की जाती है, पिछले दिनों की बात है विनोद जी, कितना अच्छा होता है ये सवाल आप रंधावा साहब से पूछते कि इनके ऑफिस के बाहर कुछ बीएसएफ और बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट जो थे वो तिरंगा झंडा लेके गए कि हम तिरंगा झंडा आपके ऑफिस में लगाना चाहते हैं। वहां तो उन्होंने पुलिस के जरिए बल प्रयोग करके वहां तिरंगा झंडा नहीं लगाने दिया। तो अब मैं क्या भारतीय जनता पार्टी को एंटी नेशनलिस्ट समझूं कि नहीं समझूं? ये एक बात है। अगर ये सवाल आप इनसे पूछते तो मैं भी शायद मैं भी खुश होता। दूसरी बात यह है कि हम हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं,
हम किसी बाहरले मुल्क के हैं, इनको नहीं मानते हैं। यही एक बात है कि आप हमारी बात को जहां तो सुनना नहीं चाहते हैं, जहां उसको सही तरीके से पेश नहीं करने देना चाहते। महबूबा मुफ्ती सबसे पहले इंडियन है, वो इंडियन शहरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, उनका वोट हिंदुस्तान में है। और उधर सुनिए ना, आपके भी तो अडवाणी साहब ने वहां जाके कहा था जिना की मजार में ये सेकुलर नेता है, उसको आप पाकिस्तान का सेकुलर नेता हो सकता है ना? उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने कहा ये सेकुलर नेता है। यही तो एक बात है कि आप बेसिकली मैं भारतीय जनता, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात, मैं कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात इनके लिए कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं कहता हूं कि एक ही बात मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। ओ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने निभाई किसके साथ है? देखिए, ये जो फार राइट पार्टी है, कुछ हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी है, या कोई बहुत सारी और भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में, आप मानते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है? प्लीज फिर आप मानते हैं ये आपके ऊपर से जा रहा है, मुझे पता जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको नहीं बात समझ सकते। जो मैंने कहा है, मैं दावे से कहता हूँ, दावा साहब लिख दूंगा पेपर पे, आप बड़े भाई आपका नाहित ही एहतराम करता हूँ, पर आप इसमें मत आइए, मैं लिख दूंगा, उसको आप बता नहीं पाएंगे कि मैंने कहा क्या है। तो जब मैं डिबेट कोई इमोशंस के साथ देश को लेकर कर रहा होता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी को नीचे दबा के बात कर रहा होता हूँ, तो उसमें जब कुछ कहता तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। जो ये पार्टीज होती हैं, कभी कभार इनका एक फिक्स्ड मैच हो जाता है, एक स्लोगन इधर से जाता है, किसी और को वहां से फायदा होता है, वहां से एक स्लोगन आता है, यहां से फायदा होता है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक तिरंगे का सवाल है, तो मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल कोई झिझक नहीं है मुझे कि कहीं ना कहीं अगर 370 का ये हाल जिस तरह से बीजेपी कर पाई, उसमें इक्वली जो फाउंडेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस हिसाब से रखी, स्टेटमेंट्स जिस हिसाब से दी गई, और फिर महबूबा जी की जो कुछ स्टेटमेंट्स थी वो इतनी खतरनाक थी कि देश पूरे के एक जो इतना मजबूत प्रधानमंत्री, इतना मजबूत तरीके से देश ने मैंडेट दिया हो, उस पार्टी को जब इतना आप ललकारेंगे, तो मुझे लगता है कभी कभार एक आम आदमी भी कहता है यार देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक टिट फॉर टैट मैच हो गया था। जो महबूबा जी की वो स्टेटमेंट थी, वो किसी भी इंडियन को किसी भी तरीके से गवारा नहीं गुजर सकती, मुझे भी नहीं गुजरती है कि भैया तिरंगा को हाथ उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं कहा, जावेद राणा बयान पड़ी है, जावेद राणा की स्टेटमेंट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुई थी। तो ये ऐसी स्टेटमेंटें जो हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने पे पार्टीज को मजबूर करती हैं। तो वही तो बीजेपी को सूट करता है, वही तो इनको भी सूट बहुत सारी रीजनल पार्टीज को करता है। दैट इज अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है जब देश की बड़ी बड़ी चीजों पे, पैरामीटर्स पे बात आए, जैसे सोनू भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि महबूबा मुफ्ती, मैं क्या, शी इज एन इंडियन फर्स्ट, वो इंडियन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और वो हमारी सिक्रेसी की इस रियासत को चलाने के लिए उन्होंने सौगंध खा के प्रोटेक्ट किया और दम खम से लड़ी और आतंकवाद के खिलाफ, सब चीजों के खिलाफ लड़ी। मगर सवाल ये है कि कभी कभार जितना वो भावनाएं उभार देती हैं लोगों की, और जिस हिसाब से एक्ट कर लेती हैं कुछ और लीडर्स भी या मुझे भी, सब लोगों को उससे परहेज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव इश्यू था, इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर के हमने बर्बाद कर दिया। स्टेट को जितना भी जो भी चीजें हुई हैं, सर्टेनली डेफिनेटली ऑल द टाइम का पॉलिटिकल क्लास जो है उसके लिए रिस्पांसिबल है। और हमारी जनरेशन को अब चाहिए कि हम इसको कुछ अच्छा कर पाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। समय का अभाव है। डॉक्टर राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।